हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMC PD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये आज की ये है जो है तीसरी क्लास है। नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास और है जिसमें मैंने डेफिनेशंस और भाज्य के बारे में बताया है। पहले आपको देख के आइए, फिर तीसरा सेशन कीजिएगा। आज भी हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ फार्मूले और कुछ जो बेसिक जानकारी दूंगा। फिर हम जो है कल से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। अगर आज जो समय में रहेगा तो 1-2 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि इस संख्याओं के स्थानीय मान एवं जातीय मान में क्या अंतर है। कौन से मान दोस्तों? स्थानीय मान एवं जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान। अब बताइए क्या क्या होता है स्थानीय मान और जातीय मान, क्या अंतर है। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे एक बड़ी संख्या ले लेते हैं ना। जैसे एक है एग्जाम्पल है स्थानीय मान जातीय मान में। एग्जाम्पल लेते हैं बड़ी संख्या, जैसे ले लेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक ही संख्या ले ली है अपन। तो ये बताइए इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा और 5 का जातीय मान क्या होगा। सोचिए, दिमाग में जोर लगाइए। स्थानीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा। पहले हम देखते हैं जातीय मान। जातीय मान मतलब क्या होते हैं, उसकी जात को शो कर रहे हैं, उसकी जो असलियत है उसको बता रहे हो। जैसे मैंने पूछा था कि 5 का जातीय मान होगा, क्या जातीय मान, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। केवल सिंगल जातीय मान में केवल सिंगल होता है ना। एक का जातीय मान एक ही होगा, कितनों भी ये हो गया। जैसे 10 लाख में भी एक का जातीय मान पूछेगा तो एक ही होगा। 20 लाख में 2 का जातीय मान पूछेगा तो 2 होगा। 50 करोड़ भी दे दीजिए तो 5 का जातीय मान पूछेगा तो 5 होगा। और 140 करोड़ पूछे जाए जिसमें से 4 पूछा जाए कि किसका जातीय मान 4 का जातीय मान क्या होगा, तो बोलेंगे कि 4 का जातीय मान 4 ही होगा। ओके, ये क्या हो गया, जातीय मान हो गया। ओके, अब देखते हैं स्थानीय मान क्या होते हैं। कौन सा मान? स्थानीय मान। स्थानीय मान। ओके, अब हम देखते हैं 5 के स्थानीय मान देखते हैं। तो अपने बचपन में पढ़ा हुआ कि किसी अंक को इधर से गिनते हैं। ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000, लाख है। ओके, इसका स्थान ज्ञात करना है कि वह कौन से स्थान पे है, ऐसे करके, है ना। जैसे हम गिनती में गिनते हैं तो लाइन से गिनते हैं 1 2 3 4 5। फिर पूछते हैं कि 10 लोगों में 5 कौन से स्थान पे है, दाहिनी तरफ से कौन सी तरफ से आएगा, बाईं तरफ से कौन सी आएगा। इसी प्रकार इसको जो है राइट से लेफ्ट की ओर जाते हुए देखना है ना। दाहिनी से बाईं की ओर जाते हुए देखना है स्थानीय मान। तो 5 के स्थानीय मान क्या होगा? 5 के स्थानीय मान तो ये 5 है। 5 को कितने हैं? 1 2 3 4। तो 5 के स्थान में क्या लिखोगे आप? 1, कितने जीरो? 1 2 3 4, फिर 4 जीरो लगा दोगे। 1 2 3 4। तो जो 5 का स्थानीय मान है वो है, सॉरी 1 लिख दीजिए, 5 आ गए यहाँ 50,000। मतलब ये एक ही रहेगा, ये ना, है ना, ये एक ही रहेगा। इंटू 5 कर दो, क्योंकि 5 के ले रहे इसलिए इसके स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50,000। ओके, ये स्थानीय मान। जैसे हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा? पहले 4 कर लो गुणा, इसके कितने जीरो? 1 2 3 जो है। तो 4 के स्थान में क्या आएगा? 1 लेंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो 4 के स्थानीय मान क्या होगा? 4000। 4 का 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 स्थानीय मान क्या हो
इस प्रकार जो है निकालते हैं स्थानीय मान और जाति मान। समझ में आ गया? जाति मान एकदम सरल है कि जो भी संख्या, जैसे और बड़ी संख्या निकाल दे। एक और उदाहरण देख लीजिए आप इसी खुशी में। अच्छा, ये कोई अंक दिए के है ना, ये है, ये है, अंक दिए के है, अंक दिए के हैं, तो उस अंक को देखना है अपने को। तो हम ले लेते हैं कि 8 का जातीय मान क्या होगा। तो 8 का जातीय मान होगा 8। स्थानीय मान क्या होगा 8 का? 8 का 8 हो जाएगा, गुणा 8 के स्थान में क्या लिखेंगे? 1। बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो डाल देंगे, फिर 3 4 5 6 7 8। अभी कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 8 करोड़। ओके, 8 करोड़ है ये। इस प्रकार आपको स्थानीय मान जातीय मान निकालने हैं। अब देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। अब तो पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती और एवं अनुवर्ती। पूर्ववर्ती नहीं क्या होते हैं? पूर्व नहीं क्या होते हैं? पूर्व नहीं क्या होता है? पहले। पूर्व मतलब क्या होता है? पहला। तो कोई अंक दिए रहता है, जैसे हम एक अंक ले लेते हैं 420 ले लेते हैं हमारे पास। तो 420 के अगर पूछा जाए कि पूर्ववर्ती क्या होगा, तो हो जाएगा 419। और अनुवर्ती बोले तो बात पूर्व का उल्टा अनु होगा, जस्ट उसके विपरीत। तो पहले है तो उसके बाद में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो 420 का अनुवर्ती, तो 420 का अनुवर्ती हो जाएगा 421। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। अब जो मैंने बताना था वो लगभग बता चुका हूँ। थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला के बिना जो है क्वेश्चंस जो है सॉल्व नहीं होंगे। ओके, तो पहले निकाल लेते हैं हम एक फॉर्मूला, देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर होगा भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। ओके, समझ में आ गया आपको? अब इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा भाज्य, कौन सा, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। ये क्या आएगा? भागफल। ठीक है, भागफल इंटू भाजक, इधर आ जाएगा भाजक, भाज्य, जो बचेगा यहाँ बस वो होगा शेषफल। समझ में आया आपको? जिस संख्या को हमें भाग करना है वो भाज्य कहलाता है, जिस संख्या से हमें भाग देना है वो भाजक कहलाएगा। और जो भाजक जब भाज्य को भाग देगा तो जो उत्तर आएगा वह भागफल कहलाएगा, और जो बचेगा वो क्या करेगा? शेषफल। तो इसको याद रख लीजिए आप, इसको याद रखने को, क्योंकि इसमें सब भूल जाएंगे, हो सकता है भूल जाएं, तो याद रखिए। ठीक है, तो जो भाजक होता है क्या कहता है? वो भाग, वो संख्या जो भाग करता है, किसी संख्या को विभाजित करता है, जो भाज्य रहता है वह उस संख्या में भाज्य होता है, मतलब दूसरे संख्या उसको विभाजित करती है, काटती है इसको, और भागफल कहलाता है। आंसर जो है भागफल कहलाता है, और जो उसको वो रहता है वो क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। ओके, इस प्रकार जो है ये होता है। अब एक बात और देख लो आप लोग कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग,
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग? तो फॉर्मूला है n धन 1/2। ये होती है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। खाली योग पूछा गया है तब ना, याद रखिएगा, खाली n पूछा गया है। अब इसी में अगर ये बोल दिया जाए कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसमें क्या है, खाली प्राकृत है ये, है ना, तो n इंटू n धन 1/2। अगर बोल दिया जाए कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का योग बोल दिया है तो क्या बोलोगे, तो खाली ऊपर का बस आएगा, क्या बनेगा, n धन 1 बस आएगा, n इंटू n धन 1। ओके, ये बस आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर बोल दिया जाए कि प्रथम, ये कौन से n सम है ना, सम प्राकृतिक संख्या, ये खाली प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, मैंने बताया था 1 से, है ना। प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से। ओके, तो n बोल दिया है तो ऐसे ही बनेगा। ओके, जैसे कि अगर n के स्थान पर जैसे बोल दिया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को योग निकालो, तो यहाँ पर 10 रख देंगे, तो ये कितना जाएगा, 10 इंटू 10 धन 11/2, तो 11/2 गए 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे कट जाएगा तो 55 आएगा उत्तर। उस प्रकार से निकालना है। और n सम प्राकृतिक संख्या को बोल दी जाए कि 1 से लेके 2 से लेके 20 तक का, तो 20 डाल देंगे n के जगह में, n धन 1 जगह पे। ओके, इस प्रकार जो क्या है सॉल्व करेंगे। अब इसी में अगर बोलते जाए कि अगर हम बोलते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n सम तक सम प्राकृतिक संख्या, उसमें प्रथम में बोला कि n सम प्राकृतिक संख्या को, जैसे बोला कि 25 प्राकृतिक मतलब कि 25 प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, तब अब ये बोल दिया जाए कि 2 से लेके 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, क्या जाएगा, n/2 इंटू करना है, फिर n/2 धन 1 को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसी में है 2 नीचे में डालना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। इसमें सम प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत किस होती है, 2 से होती है, दोनों के नीचे में अगर तक दिया है तो, तक नहीं दिया तो ये वाला ऊपर वाला यूज़ करेंगे। ओके, अब है विषम में देख लेते हैं, विषम में प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम विषम संख्याओं का योग, तो क्या होगा, योग होगा तो योग होगा तो होगा n²। ओके, n², तो इसमें सब अब जो है मान को रख दीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है, एक और फॉर्मूला है कि समांतर श्रेणी से लिख लेते हैं फॉर्मूला, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में कौन सा होता है, अगर हमको nवां पद ज्ञात करना है ना, nवां पद, ठीक, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, तब कौन सा फॉर्मूला होगा, Tn a धन n-1 d।
जो ए है वो प्रथम पद होगा, ये प्रथम पद होगा। एन तो जो वैल्यू दिया रहेगा वो रहेगा। जो डी है वो उसको कहते हैं सर्वांतर। सर्वांतर यानी कि द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। ओके, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होगा। एक क्वेश्चन बताऊंगा तो उससे आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा, है ना। जो क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो पद दे दिया गया, एक श्रेणी दे दिया गया है, ठीक है। एक श्रेणी दे दिया गया है, दो दे दिए गए, 7 दिया गया है, 12 10 के 20 पदों का योगफल, है ना। ऐसे दे दिए गए 2 7 20। तो श्रेणी कौन सी है? 2 है, 7 है, 12 है और डेस। क्वेश्चन क्या है? टी एन, एन की वैल्यू दे दिए गए ना कि 20 तक ही जाएगा करके, ठीक है। क्या है? नहीं जी, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, माफ़ करना जी, थोड़ा सा प्रश्न में गलत लिख दिया हूँ, इसके लिए थोड़ा अलग फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ मैं। ये है, इसके लिए फॉर्मूला रहेगा n/2, क्योंकि nवां 20वां पद गया तो nवां पद के लिए होगा n/2 2a धन n-1 डी। डी क्या है? सर्वांतर है। तो डी के लिए बोला था मैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो क्या होगा? द्वितीय पद कौन सा है? 7 है। प्रथम पद है अंतर्गत में आएगा 5, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। तो डी बराबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? डी बराबर आएगा 5। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू कितना दिया गया है? 20, एन की वैल्यू दिया गया 20। अब इन सभी वैल्यू को इसमें पुट करना है अपने को। तो हम लोग फिर से लिख लेंगे कि टी एन इज इक्वल टू n/2, ना, n/2 2a धन n-1 डी। इनपुट करेंगे, टी एन मतलब कि 20 भाग है तो 20, तो 20/2 2a, 2 इंटू ए का मान क्या निकाले अपन? ए का मान है 2 है, तो ए का मान क्या है? 2 धन एन का मान क्या है? 20 -1, डी का मान कितना निकले? 5। पुट कर दो, देखना तो कितना जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 दूनी 4 का 4 धन 20 - 1 मतलब कि 19 गुणित 5, ठीक है। तो ये 10 का 10 हो जाएगा, और 4 और 19 5 कितना? 95, 95 4 99, दोनों गुणा करें कितना आएगा? 990। तो 20 का गुणा कितना आएगा? 9 आएगा। इस प्रकार क्या है इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, लगभग इसमें जितने मुझे फॉर्मूलाज बताने थे, जो कुछ बताने थे छोट मोट, वो मैंने बता चुके हैं। अभी अब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके बाद थोड़े से डिटेल से जो है चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास जो है थोड़ी छोटी हो गई दोस्तों, लेकिन मैं अब जो फॉर्मूला बताने थे तो खैर बता ही चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि प्रश्न भी आपसे करा दूँ, 1-2 प्रश्न जो है मैं आपको करवा दूँ, है ना। ओके, तो एक प्रश्न कर लेते हैं अपन, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं, ये छोटा मोटा कर लेते हैं प्रश्न। एक प्रश्न है दोस्तों कि 1 से 50 तक के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रश्न है एक,
प्रश्न है। तो ये प्रश्न हमारे सामने 1 से 50 तक के सभी विषम संख्याओं का योग। अब 1 से 50 तक के सभी विषम संख्याओं का योग है दोस्तों, तो इसको बनाएंगे कैसे, करेंगे हम हल। तो फॉर्मूला मैंने एक ठोक फॉर्मूला नहीं बताया है आपको, कि तक वाला फॉर्मूला नहीं बताया है। सब में बताया मैंने आपको, ये सब मैंने बताया, सब में बताया था। देख n तक वाला, ये देख n तक वाला n/2। इसमें भी अगर तक दे दिया जाए तो n के बाद स्क्वायर के बाद 2 डालना है ना। अगर बोल दिया जाए कि n तक विषम संख्याओं का योग है ना, तो फॉर्मूला होता है n² होता है। अगर n विषम संख्याओं का योग तो n/2। तो ले लेंगे, ठीक है। n का मान कितने हैं, 50 बोल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 50 का वर्ग। सॉरी ऐसे होगा जी। तो 50/2 का वर्ग, तो कटेंगे कितना हो जाएगा, एक दूनी में 25, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625। तो आंसर कौन सा है, बी आएगा आंसर। इस तरह से सॉल्व करना है। आज की क्लास जो है यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए धन्यवाद है। आज मैंने जो है कुछ चीज़ें थोड़ी सी श्रृंखला पूर्वक नहीं बता पाई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।